नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर अड़ी कांग्रेस को अमित शाह ने घेरा। कहा, कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी, वंदे मातरम के किए 2 टुकड़े, तुष्टीकरण को दिया बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों के साथ अंतर्राज्यीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का किया फैसला। समुद्री सुरक्षा, नौसेना सहयोग, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 किया जारी। कहा, मास्टर प्लान विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप, इसका उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना। केरलम के चर्चित CMRL एक्सालॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वीणा टी की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने किया हवाला के जरिए लेन देन के सबूत मिलने का दावा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। वंदे मातरम को लेकर सियासी जंग छिड़ती दिख रही है। कांग्रेस के CWC में लिए गए फैसले की अब चौतरफा निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। अमित शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली, जिसके बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। अमित शाह ने कांग्रेस पर लाखों शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया। एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। अमित शाह ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय के खिलाफ देश की जनता से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि उस वक्त देश ने गलती की थी, जिसके गंभीर परिणाम भुगते। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नड्डा ने 1937 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने के कांग्रेस के फैसले ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को बल दिया।
और अंततः देश का विभाजन हुआ। नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम के 150वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस ऐतिहासिक भूल को सुधार रही है। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति के पूर्ण गायन और सभी सरकारी समारोहों में इसे पूर्ण रूप से गाने को कानूनी स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर समझौते, तुष्टीकरण और विभाजनकारी शक्तियों के सामने झुकने की राजनीति करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय नैतिकता, राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय भावना से समझौता किया है और उस दौर की कांग्रेस इसका उदाहरण है। नड्डा ने आरोप लगाया कि आज देश विकसित भारत के लक्ष्य और पंच प्रण के साथ स्वाभिमान से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस अब भी गुलामी की मानसिकता और तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वंदे मातरम के पूरे गीत को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का एक बार फिर वही चेहरा सामने आया है और उनके लिए देश से ज्यादा वोट महत्वपूर्ण है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान की शुरुआत कांग्रेस के पुराने दौर से हुई थी। भाजपा सांसद ने कांग्रेस से सवाल किया कि उसके नेताओं के पास वंदे मातरम के पूरे संस्करण को गाने के लिए 3 मिनट 10 सेकंड का समय क्यों नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है। क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और किसी ना किसी रूप से उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है, चाहे सदन या संविधान का अपमान क्यों ना करना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई के निकट कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री बी.डी. सतीशन, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पुदुचेरी के उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, लक्षद्वीप के प्रशासक और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में दक्षिणी राज्यों से जुड़े कई अहम मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कावेरी नदी जल बंटवारे और मेकेदातु परियोजना का मुद्दा भी उठा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के दौरान भारत जापान के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिंजिरो कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोटो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने इस मुश्किल समय में हर जरूरी सहायता, राहत और सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेंगे। वहीं जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कुमामोटो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज पर चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। कुमामोटो क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुए नुकसान के प्रति भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से गहरी संवेदना और जापान के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति करता हूं। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे
और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। एक्सेलेंसी, एशिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने की इंडिया और जापान की एक अहम जिम्मेदारी है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। भारत और जापान ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) के क्षेत्र में जानकारी साझा करना, खोज और बचाव (SAR), मानवीय सहायता और आपदा राहत (HDR) जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा में मजबूत सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए ताकि रणनीतिक और ऑपरेशनल ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि दोनों पक्षों को माइन काउंटर मेजर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी नीतियों के अनुसार नौसेना के लिए जहाज बनाने और उनके डिज़ाइन में संयुक्त विकास की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। दोनों मंत्रियों ने अपनी अपनी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के बीच आपसी आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बनने के बाद उनके साथ सहयोग करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक दूसरे को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट किए जो दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता और गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी का औपचारिक स्वागत किया। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द करने पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षाएं रद्द करने पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। सोरेन सरकार ने परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है झारखंड से, जहां पर हाईकोर्ट ने जो परीक्षाएं रद्द करने का फैसला था सोरेन सरकार का, उस पर रोक लगा दी है। तो इसको कहीं ना कहीं जो सोरेन सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया था उस पर हाईकोर्ट की रोक लगा दी गई है। जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने पर ये रोक लगाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है क्योंकि हाल के दिनों में हमने झारखंड में देखा कि परीक्षाओं को लेकर के काफ़ी वहाँ पर बवाल मचा था और उसके बाद सोरेन सरकार की ओर से परीक्षाएं वहाँ पर रद्द की गई थी और अब ये फैसला हाईकोर्ट की ओर से आया है जिसमें हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है सोरेन सरकार के फैसले को। तो राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर यह रोक है। तो झारखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 11वीं से 13वीं परीक्षाएं रद्द करने पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने और हाईकोर्ट ने परीक्षाएं रद्द करने का जो सोरेन सरकार का फैसला था उस पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है झारखंड से। तो हाईकोर्ट ने परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दिवाकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, 3 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कैबिनेट की बैठक होती है और जो छात्र यहाँ पर आंदोलनरत थे, करीब 26 दिनों तक आंदोलन चला और उसके बाद दबाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाएं जो पिछले 5-6 वर्षों में हुई थी और इसके अलावा कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया था और उसके बाद परसों 2 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। उसके बाद से जो जेपीएससी और जेएससीसी के अभ्यर्थी थे वो लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध दर्ज करा रहे थे। कल इस मामले में जो जेपीएससी 11वीं से 13वीं के सफल अभ्यर्थी थे जो नौकरी कर रहे थे, उन लोगों ने कल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कल 3 कुछ
मामले वहां पर लेकर ये लोग गए थे, जिसमें से कि आज हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति दीपक रोशन की जो कोर्ट है उसमें इस मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा जो थी और साथ ही साथ एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति की परीक्षा भी हुई थी, उसको रद्द करने का जो फरमान जारी किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको फिलहाल हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी से भी जवाब मांगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजयजीत सिन्हा ने आज दलील पेश की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरी जगहों की नौकरी छोड़कर यहाँ आए थे, ऐसे में एकाएक इनकी नौकरी से इनको हटा देना या इनकी नियुक्ति को रद्द कर देना ये कहीं से संवैधानिक नहीं है, और इसलिए इस मामले पर पूरी परत दर परत सुनवाई होनी चाहिए। और ये दलील सुनने के बाद तुरंत हाईकोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है। तो ये है, इसमें एक याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने भी याचिका डाली थी, इसके अलावा 2 अन्य लोगों ने भी याचिका डाली थी, उनमें से दीपमाला है और सोनम कुमारी, सभी ने सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। जो 2 दिन पहले हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इन परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर, उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसके बाद आज ये फैसला आया है। और हालांकि अभी तक विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है कि और क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, उसका थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है सरकार ने। जो अभी बहुत सारी ऐसे एग्जाम है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही याचिका इस मामले में दाखिल किए गए थे, क्योंकि 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है, तो अभी सभी को लेकर लोग कोर्ट नहीं पहुंचे थे। तो आज जो जेपीएससी और ये 11वीं से 13वीं की जो परीक्षाएं हुई थी, सिविल सेवा की परीक्षा, उससे संबंधित जो याचिका दायर की गई थी उस पर कोर्ट ने लगा दिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो मामला था उस पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जी चंद्रशेखर। दिवाकर, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करना चाहेंगे, क्योंकि काफी राजनीति वहां पर देखी गई थी। हाल के दिनों में हमने देखा छात्र वहां पर धरना प्रदर्शन छात्रों का हमने देखा, उसके बाद हेमंत सरकार कहीं ना कहीं झुकी, हेमंत सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए गए और अब कोर्ट का ये फैसला, इसका विश्लेषण आप किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये लगातार जो आपको याद होगा कि जेपीएससी जेसीसी रिफॉर्म मंच के जो लोग थे, जो 26 दिनों से धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार ने जो कदम उठाया है तो उसका नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या दलीलें दी है, उस आधार पर वो अपने आंदोलन को वापस लेंगे। लेकिन इन छात्रों ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार का जो स्टैंड है, क्योंकि सरकार के स्टैंड को कोर्ट में अगर कोई चुनौती देता है तो वो कब तक टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, सरकार की फिर क्या कुछ दलीलें होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। और 2 महीने का उन्होंने सरकार को वक्त दिया था कि अगर 2 महीने में सरकार इस मामले में पूरी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर से ये आंदोलन शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये लग रहा था, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि कोर्ट में ये जो एकाएक परीक्षाओं को रद्द करने का, ये जो नियुक्तियां रद्द करने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये शायद कोर्ट में नहीं टिकेगा और कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। और आज वही हुआ। हालांकि अभी जेएससीसी सीजीएल जिसके अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी है, जो नौकरी कर रहे थे, सचिवालय सहायक की नौकरी में सब लोग संलग्न थे, उन लोगों को कल से सचिवालय में घुसने नहीं दिया गया है। वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी सचिवालय के सामने उनका धरना प्रदर्शन जारी था। तो अब आज जो ये फैसला जेपीएससी को लेकर कोर्ट से आया है, तो निश्चित तौर पर उनका भी अब हौसला बढ़ेगा और वो हो सकता है कि अब याचिका कोर्ट में दाखिल करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा बढ़ गई है। और जो बाकी अन्य भी परीक्षाएं, जो बाकी 20 परीक्षाएं बचती है, उन तमाम परीक्षाओं के जो लाभार्थी थे, जो कह सकते हैं कि जिनका चयन हुआ था, अब सबके सब कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचेंगे और कोर्ट के बाद उधर से क्या कुछ फैसला आता है तो ये हम कह सकते हैं कि देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो साफ था कि एकाएक जो बिना जांच के और जिस तरीके से एकाएक सारी चीजों को सरकार ने रद्द कर दिया, जो जेपीएससी और जेसीसी रिफॉर्म मंच के लगातार जो धरना प्रदर्शन और जो आरोप लगा रहे थे, सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि जो हमारी सीआईडी की जांच में शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए, उस आधार पे हमने कार्रवाई की है। तो शायद अब सरकार से भी जवाब मांगा है कोर्ट ने और जेपीएससी से भी पक्ष रखने को कहा है। उसी तरीके से शायद अगर जेएससीसी का मामला आता है तो शायद इसी तरीका कुछ रुख कोर्ट का होगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया दिवाकर इन सब जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर अब हम दर्शकों को लिए चलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आमी शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है समृद्धि। राज्य सरकार के कई फैसलों से उद्योग में जगी नई उम्मीद की किरण। विकास का दायरा हर क्षेत्र तक पहुंचा। ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई सड़कों और बुनियादी ढांचे का निर्माण। सुंदरबन में 212 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हुई। राज्य के जल मार्गों पर 10 आधुनिक जेटी शुरू किए गए।
WBTC में 50 नई इको फ्रेंडली बसें शामिल की गईं। शिक्षा से उद्योग, स्वास्थ्य से सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, 100 दिनों में ही समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है नया पश्चिम बंगाल। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ISMR में भाग लेने गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस्ताना में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस बैठक में भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोड मैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और नए क्षेत्रों में साझेदारी के विस्तार पर जोर दिया। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। रेलवे नेटवर्क के विस्तार और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी करते हुए बताया कि ईस्ट कोस्ट रेलवे नेटवर्क में 410 किलोमीटर के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से क्षमता बढ़ाई जाएगी। 4 राज्यों में इन परियोजनाओं से माल ढुलाई को गति देने, ट्रेनों की आवाजाही सुगम बनाने और यात्री कनेक्टिविटी बेहतर करने में मदद मिलेगी। इन 4 परियोजनाओं पर करीब 9,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 8 जिलों को कवर करेंगी। इनके तहत करीब 6,448 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। अगली खबर पुणे से है, जहां आयोजित डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो में साइबर सुरक्षा और भरोसेमंद ICT पर विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर प्रमुखता से चर्चा हुई। इस दौरान डिजिटल सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मजबूत करने पर जोर दिया गया। टेली कम्युनिकेशन विभाग के सेक्रेटरी ने बताया कि भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 3 मुख्य स्तंभों पर बना है: सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा उपाय और शिकायतों का असरदार समाधान। टेली कम्युनिकेशन विभाग के सेक्रेटरी ने आधार और UPI का उदाहरण दिया, जिन्हें यूजर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने UPI के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए बताया कि हर महीने दुनिया भर में होने वाले रियल टाइम पेमेंट का लगभग आधा हिस्सा UPI के जरिए होता है। लिहाजा उम्मीद है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो कानून अपनी जिम्मेदारी निभाए। इतना ही नहीं, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट का पता लगाएं, AI से बने कंटेंट की पहचान बताएं और बच्चों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा करें। इस मौके पर टेली कम्युनिकेशन विभाग के सेक्रेटरी ने ब्रिक्स सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। हम देख रहे हैं कि जो और हमारे संचार साथी हैं यहाँ पर, संचार साथी के बारे में भी हम बहुत जानते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में साथ ही हैंडसेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। संचार साथी सर, आप क्या इस बार डेलीगेशन को, जो ब्रिक्स डेलीगेशन आई हुई ICT की, उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं? क्योंकि संचार साथी भारत सरकार की एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसमें नागरिकों के लिए 5 की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं, जो अनाधिकृत हैं उनको आप बंद करा सकते हैं।
नंबर 2, आपके पास कोई भी फ्रॉड कॉल आती है, आप सिंपली ब्लॉक करते हैं, पर ब्लॉक करने से सिर्फ आप खुद को बचा सकते हैं, लेकिन अगर संचार साथी पे किसी फ्रॉड कॉल, SMS या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को आप रिपोर्ट करेंगे तो आप अपने साथ फेलो सिटीजन्स को भी बचा पाएंगे। लगभग 10 लाख इनपुट मिले हैं हमें अब तक चक्षु मॉड्यूल पे जो फ्रॉड कॉल रिपोर्ट करने के, और 58 लाख एक्शन लिए हैं हमने, यानी 5 गुना हमने इंटेलिजेंस को बढ़ाया है। ये जो समृद्धि ग्राम है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल है। इस मॉडल के तहत हम लोग बहुत सारी सर्विसेज, लगभग 13 सर्विसेज दे रहे हैं। हेल्थ सेंटर्स पे PM जन औषधि केंद्र भी है जहां से हम उनको दवाइयां भी प्रोवाइड कराते हैं। ये कितने सारे जगहों पर हैं? ये हमने ऑलरेडी 3 जगह पे पायलट किया हुआ है। हमने सुना है वाटर ATM, मनी ATM, वैसे ही एक तरीके से ये हेल्थ ATM भी आ गया है और 3 जगह पे ऑलरेडी इन्होंने ये लगा हुआ है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस भी है। इसी प्रकार से ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पर, एक्सपो है, वो एक तरीके से भारत की इनोवेशन, भारत का R&D, एक तरीके से इंटरनेशनल पार्टनरशिप को प्रमोट करते हुए ब्रिक्स ICT ट्रैक के पास में लगाया गया है। कैमरा पर्सन रोहन गवली के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र। उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए UGC के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें अभी तक UGC के जवाब की कॉपी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने UGC से कहा कि वो 4 हफ्ते में विस्तृत जवाब दाखिल कर याचिकाकर्ताओं की कॉपी उपलब्ध कराए। कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि ये नियम भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों को मौलिक अधिकार का हनन करने वाले हैं। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के अमल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि इन नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया था कि वो इन नियमों पर विचार के लिए एक नई कमेटी का गठन करें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने इसे राजधानी के विकास के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये योजना विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। इसका उद्देश्य दिल्ली को एक विश्व स्तरीय, आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाना है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान 2047 के तहत दिल्ली में करीब 40 लाख नए फ्लैट्स के निर्माण की योजना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।